अभी मार्च से पहले लगभग 2 महीने तक हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर दिखाई नहीं दी। अगर आप अलग अलग राज्यों के बारे में सोचें और देखें कि उस समय क्या परिदृश्य था, तो यूपी में लोग भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से तंग आ गए थे, त्रस्त आ गए थे। उनके तानाशाहपूर्ण रवैये के कारण उनके बहुत सारे मंत्री और विधायक भाजपा को छोड़कर चले गए थे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं था। वहाँ पर फाइट कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में थी। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच फाइट थी। गोवा में एक तरह से कांग्रेस का परचम लहरा रहा था। भाजपा के बारे में किसी किस्म की कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। मणिपुर में थोड़ा बहुत भाजपा का प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि भाजपा पुनः वहाँ सरकार बना लेगी। 10 मार्च को रिजल्ट घोषित होना था। सभी लोग क्यास लगा रहे थे कि भाई देखें कौन आएगा, क्या होगा। लेकिन उससे रिजल्ट से 1 सप्ताह पहले ही हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि 11 तारीख को हम गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक रोड शो करेंगे, एक जुलूस निकालेंगे। तो जब सभी दल इस बारे में सोच में थे कि क्या रिजल्ट रहेगा, उससे 1 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का यह घोषणा कर देना कि हम 11 तारीख को गुजरात में अहमदाबाद के अंदर रोड शो करेंगे। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को यह पहले से ही ज्ञात हो गया था कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं। उसी के अनुसार केंद्र की जो टीम है, केंद्र की केंद्र की सरकार में जो उनका एक चैनल है और काफ़ी लोग उसमें काम करते हैं, तो उन लोगों ने
मीडिया को ये बात प्रसारित कर दी कि 10 तारीख को पार्टियों का रुझान क्या होगा। प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया दोनों में ही विभिन्न पार्टियों की पोजीशन दर्शाई जाने लगी। और जब 10 तारीख को रिजल्ट आया तो ठीक उसी तरह से था जैसा प्रिंट मीडिया में और टीवी मीडिया में दर्शाया गया था। तो ये कैसे संभव है कि जो पार्टी खुद चुनाव में है उसका मुखिया आश्वस्त हो कि जीत हमारी ही होगी और हम गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। इसका मतलब है कि मोदी को ये पता चल चुका था कि चुनाव का नतीजा क्या है। अब मोदी जी जो है वो कोई ज्योतिषी तो है नहीं, नजूमी तो है नहीं, कोई उनको ऐसी शक्ति भी प्राप्त नहीं है जिससे वो भविष्य के बारे में सही जो है स्थिति बता सकें। तो ये कैसे हुआ? सभी लोगों ने देखा कि चुनाव के दौरान जैसे दूसरे दल प्रयास कर रहे थे अपने जीत के लिए, राजनीति किए हुए थे, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और दूसरे केंद्रीय मंत्री, भाजपा के लीडर्स और अन्य जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ के मुख्यमंत्री सब लगे हुए थे ये दिखाने के लिए कि हम जीत कैसे हासिल करें। तो इनका जो प्रयास था वो काबिल तारीफ था। ऐसा ही प्रयास इन्होंने वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में भी किया था और वैसा ही जोशो खरोश, बल्कि वैसा नहीं, इससे कहीं ज़्यादा जोशो खरोश और तत्परता और तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में चुनाव लड़ा। लेकिन वहाँ पर चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ गए। जो ममता बनर्जी, जिसको दीदी, अरे ओ दीदी कहकर नरेंद्र मोदी मजाक उड़ाया करते थे, उसने बहुत ही भीषण टक्कर दी और भाजपा को बंगाल में धूल चटा दी। दूसरी तरफ इन 5 राज्यों में आप देखिए कि जैसे अब भारतीय जनता पार्टी है वो भी ये दावा करते हैं कि हम ऑल इंडिया पार्टी बन गए हैं। देश के सभी प्रदेशों में हमारे जो है पार्टी के लोग हैं। उसी तरह से कांग्रेस, जो कि 137 साल पुरानी पार्टी है और देश के हर राज्य में उसका अस्तित्व है, उसको उत्तर प्रदेश में
मात्र 2 सीटें मिली, बसपा को 1 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी ने 265 सीटें जीतकर बहुसंख्यक सरकार बना ली। इसी प्रकार गोवा में भी हुआ, इसी प्रकार आपके उत्तराखंड में भी हुआ, इसी प्रकार मणिपुर में भी हुआ। लेकिन पंजाब में सरकार आप पार्टी की बनी। आप पार्टी ने काफ़ी मेहनत की, इसमें तो दो राय नहीं, लेकिन जिस प्रकार से उसको वहाँ सीटें मिली हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इन सीटों को दिलाने में भी मोदी का प्रमुख हाथ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्टी इतने बड़े बहुमत से पंजाब में कांग्रेस सरकार बना ले और कांग्रेस देखती न जाए। हो सकता है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलते, लेकिन उसके इक्वल कांग्रेस के भी सही पोजीशन पंजाब में होनी थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का जो शासन है वो बहुत अच्छा रहा है, लोगों ने उसे पसंद किया है और सभी लोग कांग्रेस के खिलाफ थे, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में भी हवा भाजपा के खिलाफ बह रही थी, लोग कांग्रेस की सरकार लाना चाहते थे, कांग्रेस की सरकार आने की वहाँ पूरी उम्मीद थी। इसी प्रकार गोवा में भी कांग्रेस की सरकार के बारे में बहुत उम्मीदें थी। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में तो खुद केंद्र सरकार समझ रही थी कि शायद भाजपा उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ को पहले अयोध्या से लड़ाने की बात हुई, फिर मथुरा से लड़ाने की बात हुई और आखिर में उन्हें वापस गोरखपुर भेज दिया गया, जहाँ के मठ के वो मठाधीश हैं। लोगों ने ये बात फैलाई कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनते ना देखकर योगी को गोरखपुर में भेज दिया, ताकि वहाँ कम से कम 1 सीट तो उनको मिल जाए। तो ये करिश्मा जो हुआ कि सभी राज्यों में लगभग भाजपा जीत गई, पंजाब को छोड़कर। पंजाब में कांग्रेस का सफाया हुआ और आप पार्टी शासन में आ गई। इस चीज़ का पूर्वानुमान नरेंद्र मोदी को हो गया था, इसलिए उन्होंने चुनाव की जो रिजल्ट है 10 मार्च, उससे पहले ही घोषणा करती थी कि मैं गुजरात में जाकर रोड शो करूँगा। ये करिश्मा कैसे होगा? निश्चित तौर से भाजपा ने दिखाने की कोशिश की चुनाव के दौरान कि वो फाइट में है, वो जीत हासिल करना चाहती है, इसलिए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और पार्टी में भी यही किया। लेकिन जो रिजल्ट है वो सभी पार्टियों को हक्का बक्का करने वाले थे, सिवाय गोदी मीडिया के। गोदी मीडिया वही दिखा रही थी जो केंद्र सरकार दिखाना चाहती थी। वहाँ का जो इनका टेक्निकल सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसने
जिस तरह की फिगर थी, जिस तरह का पार्टियों का रुझान अपने तय दिखाया और मोदी मीडिया को बताया कि आप इस तरह से दिखाएं, उसी तरह दिखाया गया, रिजल्ट भी उसी तरह से आया। लेकिन ये एक आश्चर्यजनक बात और लोगों के लिए तो थी, मगर मोदी के लिए नहीं थी, क्योंकि मोदी ये सुनिश्चित कर चुके थे कि जीत उनकी ही पार्टी की होगी। और ये किस तरह से सुनिश्चित हुआ? वो एक तो ईवीएम के जरिए और दूसरा पेगासस स्पाईवेयर के जरिए, जासूसी यंत्र जो मोदी ने इजराइल से प्राप्त किया था। ये जासूसी यंत्र वैसे तो इजराइल ने भारत को इसलिए दिया और दूसरे देशों को भी कि देश के जो दुश्मन है देश और जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाए। मगर मोदी जी ने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत के विरोधियों के खिलाफ नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं चलाया, वहाँ इस्तेमाल नहीं किया, नेपाल में इस्तेमाल नहीं किया, बांग्लादेश में इस्तेमाल नहीं किया, श्रीलंका में इस्तेमाल नहीं किया। इसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने भारत की संवैधानिक संस्थाओं को अपने ग्रिप में लाने के लिए किया। सभी आज की तारीख में देश में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि चुनाव आयोग है, जैसे कि ईडी है, जैसे कि सीबीआई को तो वैसे भी भाजपा पहले कांग्रेस का तोता बोलती थी, अब ये सचमुच में ही भाजपा का तोता साबित हुई है। इनकम टैक्स, इसके अलावा जुडिशियरी में भी मुख्य न्यायाधीशों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया, ताकि पता चल सके कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनके ख्यालात क्या हैं। और इसके जरिए मोदी ने उन लोगों को, यानी कि न्यायपालिका को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिस प्रकार उसने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया था। चुनाव आयोग को पता है कि कौन सी ईवीएम कहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, उसका नंबर क्या है, उसमें जो चिप लगा है जिससे क्या काउंटिंग होती है, जिससे वोट डाले जाते हैं, वो भी उसका नंबर क्या है, वो भी चुनाव आयोग के पास था। तो ये दोनों नंबर भाजपा के या केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ने हासिल कर ली और इन्हें अपने आईटी सेल को दे दिया, जिससे आईटी सेल बिना स्ट्रॉन्ग रूम में जाए, जहाँ पर कि ये चुनाव पेटियाँ जो है ईवीएम स्टोर की गई थी, इन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि हम वहाँ पर जा कर के उनको बदलें या कुछ करें या वहाँ से हटाएं, बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार के पीएमओ में बैठकर ही सारा खेल खेल दिया। उन्होंने पता लगा लिया कि भाई किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं, भाजपा की क्या पोजीशन है, और फिर वहाँ पर मैनिपुलेशन किया गया। चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया गया, कुछ को अपवाद स्वरूप दिखाया गया कि भाई ये हार गए चुनाव, जैसे यूपी में
जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हार गए, उत्तराखंड में धामी जी हार गए। तो ये एक दिखावा था ये बताने के लिए कि हमारे देश में फेयर इलेक्शन हुए हैं, किसी किस्म की कोई कपड़ेबाजी नहीं हुई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो माहौल था उस माहौल के रहते हुए ऐसा संभव नहीं था कि पांचों राज्यों में कांग्रेस किसी भी एक प्रदेश में ना आ पाए। ये असंभव बात थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत था, लेकिन उसके बावजूद हर राज्य में 5 में से 4 राज्य में भाजपा बहुमत से सरकार हासिल करने में कामयाब हुई। पंजाब में उसने आपको सत्ता सौंप दी। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जो मुफ्त राशन दिया 80 करोड़ लोगों को, और यूपी सरकार ने जो 5 किलो अनाज पर यूनिट मुफ्त में दिया, उसकी वजह से जो है भाजपा को वोट अधिक मिले। लेकिन मैं समझता हूँ ये सत्य नहीं है, क्योंकि भले ही हमारे देश की जनता अधिकतर अनपढ़ हो, लेकिन आज के समय में स्थिति ऐसी नहीं है कि सभी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ जानते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और अब काफ़ी पढ़ी लिखी भी है। गांव-गांव में शिक्षा का जो रेशो है वो काफ़ी शुरू के जो हमारे जब आज़ादी के दिनों को छोड़ करके बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा है। हमारे देश की जनता एजुकेशन की तरफ काफ़ी बढ़ रही है और समझ रही है, वो राजनीति को जानती है, पहचानती है। इसलिए कुछ लोग जरूर भाजपा के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बहकावे में आ गए हों, लेकिन सभी जगह ऐसा हुआ ये मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह संभव नहीं है। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को अपना गृह मंत्री बनाया, तो अमित शाह ने कहा था कि हम 5-10 साल के लिए नहीं बल्कि 50 साल के लिए सत्ता में आए हैं। इसका मतलब इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि हम किस प्रकार से छल से, बल से, यानी कि साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके अपना करके हम सत्ता में बने रहेंगे। और सत्ता में बने रहने के दौरान पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार की जो नीतियाँ रही हैं और उत्तर प्रदेश की जो पिछले 5 सालों में नीतियाँ रही हैं, और अब भाजपा की सत्ता उत्तर प्रदेश में कायम होने के बाद में योगी जी के जो तेवर हैं और जिस प्रकार वो चल रहे हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये स्पष्ट है कि देश अंधकार युग में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उसका पूरा रिमोट आरएसएस के हाथ में है। उसके अलावा 2 रिमोट, एक तो मुकेश अंबानी और दूसरा जो है आप जानते हैं कि दूसरा शख्स कौन है। तो इन लोगों के हाथ में है। ये जिस प्रकार नचाते हैं मोदी, उस प्रकार नाचता है।
मोदी आरएसएस और धन्ना सेठों के कार्यक्रम को ही केंद्र सरकार में लागू कर रहा है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है वहां पर लागू कर रहा है। तो आपने देख लिया कि जो रिजल्ट आए उसके 2 दिन बाद ही पेट्रोल के और डीजल के दाम किस प्रकार बढ़ने शुरू हो गए। इस समय लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। भाजपा के शासन से पूरी तरह तंग आ चुके हैं। गरीब आदमी जो है सोच नहीं पा रहा है कि वो अपना जीवन कैसे जिए। महंगाई का ये आलम है कि 10, 12, 15 हज़ार की तनख्वाह या आमदनी या दिहाड़ी महीने में हो तो भी कोई व्यक्ति अपने परिवार का सही पालन कर सके, यह आज की तारीख में संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए है और देश में हिंदुत्व को लागू करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि आरएसएस चाहता है कि 2025 में जब आरएसएस अपने 100 साल पूरे करे, अपनी स्थापना के बाद 100 साल उसके हों, तो देश में हिंदू राष्ट्र बने। देश में भारतीय संविधान की जगह पर इनका अपना संविधान मनुस्मृति लागू हो। मनुस्मृति को धीरे धीरे वो ला रहे हैं। संविधान को बिना छुए वो अपनी मर्जी से शासन कर रहे हैं। आईएएस कैडर में, पीसीएस में पहले परीक्षा होती थी, फिर उनका साक्षात्कार होता था, तब जा कर के जो है कोई व्यक्ति पीसीएस में पास होता था और आईएएस कैडर में जाता था। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले रास्ते से बिना परीक्षा, बिना साक्षात्कार आरएसएस के लोगों को शासन में भरना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने 600 से ज़्यादा बैकडोर एंट्री आरएसएस के लोगों की करके जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर उन लोगों को बैठा दिया है। उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश सरकार भी चल रही है। तो आप ये समझिए कि देश अंधकार युग में जा रहा है। जब 12वीं से 14वीं शताब्दी तक जो अंधकार युग हमारे देश में रहा, ठीक उसी तरह जैसे सपेरों का और साधु संतों का देश ये कहलाता था। बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म का जब इन्होंने षड्यंत्र के द्वारा खात्मा किया और यहाँ पर अपना ब्राह्मण धर्म स्थापित करने के प्रयास में लग गए और इन्होंने सफलता हासिल करे कि हम ब्राह्मण धर्म स्थापित करेंगे। आज जो हिंदू धर्म कहा जाता है, दरअसल में हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण अपनी योजना में सफल हो रहा है और अपने नियम कायदे अपने तरीके लागू कर रहा है हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। हमारे देश में 90% जनता ब्राह्मण नहीं है, वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक है।
अगर ये सब एकजुट हो जाए तो 90% संख्या बनती है। 90% लोगों के ऊपर मात्र 3% ब्राह्मणों का शासन है। दिखावे के लिए इन्होंने कुछ ठाकुरों को भी मंत्री बनाया है, कुछ वैश्यों को भी मंत्री बनाया है, कुछ ओबीसी को भी बनाया है। लेकिन दरअसल में तो उनका कुछ चलता नहीं है, वो छू भी नहीं कर सकते। वहाँ वही होता है जो नरेंद्र मोदी चाहता है। नरेंद्र मोदी वो चाहता है जो आरएसएस चाहता है, जो कारपोरेट सेक्टर चाहता है। देश गरीबी में जा रहा है, लेकिन दो लोग इस देश में अपनी संपत्ति को कई सौ गुना बढ़ा चुके हैं इसी दरमियान जब लोग भूखों मर रहे हैं। इसलिए समझिए, सभी लोग समझें और जितने भी राजनीतिक पार्टियां वो भी समझें कि जब तक पेगासस सॉफ्टवेयर है, जब तक ईवीएम है, तब तक नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र से हटाना और राज्यों से हटाना असंभव है। वो 50 साल क्या 60 साल भी शासन कर सकते हैं पेगासस और सॉफ्ट ईवीएम की जगह। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को एक मत होना पड़ेगा, एक साथ एकजुट होना पड़ेगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लोगों को सड़कों पर लाना पड़ेगा। और भाजपा सरकार जिसको कहा जाता है, दरअसल में वो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा कभी इस समय कुछ नहीं उठ रहा है। भाजपा के नेता भी सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। भाजपा के नेताओं की कुछ चल नहीं रही है। चल रही है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी के माध्यम से आरएसएस की और हमारे जो धन्ना सेठ हैं, जो कारपोरेट सेक्टर के जो मठाधीश हैं, उनकी चल रही है। तो आप लोग इस देश को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने को दृढ़ करना होगा, संघर्ष के लिए आना होगा, कुर्बानियों के लिए आना होगा। कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। बिना कुर्बानियों के मोदी सरकार को केंद्र से हटाना नामुमकिन है, असंभव है। नमस्कार, जय हिंद।